देखिए, दिक्कत क्या है कि हम लोग जो पत्रकार हैं ना, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बात करते हैं और बटे हुए हैं। हम लोग कुछ क्लियर कट बात नहीं करना चाहते सफाई से। मैं दो चीजें कह के अपनी बात स्पष्ट कर। कुल 403 सीटें हैं। पहले दो चरण में 113 सीटें। हम सब एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन के चलते बीजेपी के खिलाफ गया है। 58 सीटें और 55 सीटें। एक जगह जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन और दूसरी जगह मुस्लिम कॉम्बिनेशन, केवल मुस्लिम। तीसरी जगह पूरा का पूरा ओबीसी का मामला है। मुलायम सिंह का इलाका है। कम से कम 6 जिले तो ऐसे हैं कि जो यादव डोमिनेट, उसको भी छोड़ दें। गणित पर आ जाएं कि 403 माइनस 113 बचे 290। मैंने राजेश बादल की बात पूरी मान ली कि 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। 59 सीटें, 290 में 59 जोड़ दीजिए, 231 सीटें हो गई। अब इसमें दे दीजिए, मैक्सिमम सीटें दे दीजिए बीजेपी को, और उसके बाद 403 में से 231 सीटें हटाकर बीजेपी को मिलने वाली सीटों का गणित निकाल लीजिए। एक तो मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा, जब मैं लहर कहता हूं तो मैं लहर यह कहता हूं कि लहर बीजेपी के खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हार रही है। मैं अपनी सारी डिबेट्स में कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर एंटी मोदी थी तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस को मिलने वाला वोट भी मोदी के खिलाफ वोट है, मैं ये कह रहा हूं। जब मैं लहर की बात कर रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि समाजवादी को मिलने वाला भी मोदी के खिलाफ है, कांग्रेस को मिलने वाला भी मोदी के खिलाफ है। 2017 में बीजेपी की लहर शीर्ष पर थी, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था 22% था। तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का, तो आज की तारीख में भी हम आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी से मिली हुई है, और उसकी नीयत पर हमेशा शक किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितने फोर्सेस इस समय काम कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, वो सब बीजेपी के खिलाफ लहर है। हम लहर केवल ये मानते हैं कि समाजवादी के पक्ष में एक तरफा है, और कांग्रेस मैदान में नहीं है, और बीएसपी मैदान में नहीं है, ओवैसी मैदान में नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मान रहा हूं कि टोटल वोट शेयर जो है बीजेपी का, जो 2017 में था, वो आज कितना बनने वाला है। और मैं उसको पूरे देश के देश में जो चल रहा है इस समय बीजेपी के खिलाफ,
उसके साथ मिला के देख रहा हूं। दूसरी चीज, हम सब लोग जब डिबेट करते हैं तो बीजेपी के खिलाफ एक माइंडसेट से बात करते हैं, हम बीजेपी के माइंडसेट से बात नहीं करते कि एक पार्टी आजादी के जमाने से कभी अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लेती है, आरएसएस, इमरजेंसी में आरएसएस के लोग संजय गांधी से हाथ मिला लेते हैं, माफी मांग के छूट जाते हैं। 1984 में 2 सीटें आती हैं और आज इतनी सीटें आ जाती है। आरएसएस, तब की जनसंघ और बीजेपी इस देश में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 4 लोगों के विरोध में होने से मतलब नहीं है, और हम बीजेपी की खात्मे की या समाप्ति की कामना करते हैं ईश्वर से, तो वो भी कोई मतलब नहीं है उसका भी। बीजेपी एक लड़ाई लड़ रही है अपने इस देश के लिए। उनका एक एजेंडा है जो पिछले 40 सालों से, 50 सालों से, 70 सालों से वो उस पर कायम है, और वो एजेंडा उन्होंने कांग्रेस की तरह छोड़ा नहीं है कि कांग्रेस कभी अपने आप को अल्पसंख्यकों की पार्टी अपीजमेंट में लग जाती है और कभी अल्पसंख्यकों को छोड़ देती है। कंसिस्टेंसी है बीजेपी के एजेंडे में, आरएसएस के एजेंडे में पहले दिन से कंसिस्टेंसी है। हम केवल ये बहस कर रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हमारे लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कितना खतरनाक है, और उत्तर प्रदेश में के परिणामों से उसकी ताकत में इजाफा होगा कि कमजोर होगी। मैं जब आपसे कहता हूं कि 2024 की बात नहीं करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2 सालों में बीजेपी हारे या जीते उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन करने वाले हैं वो सब हम देखते रह जाएंगे। पूरा का पूरा ढांचा बदल देंगे वो। और नरेंद्र मोदी को बहस नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को लेकर बहस नहीं करते हैं, और वो ये नहीं कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ने लोकतंत्र को या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के इंडेक्स में और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स में भारत कहाँ है, उनको कोई चिंता नहीं। वो सब हम लोगों की चिंता है। उनका तो मिशन ये है कि 40 करोड़ लोगों को मुफ्त में रोजगार वो दें, अनाज दें। और मुझे याद है, मैं खुद जाता था राशन की दुकान पर लाल गेहूं खरीदने के लिए, छोटा था तब, अमेरिकन गेहूं। जी जी, हम भी गए हैं। हाँ, आप भी गए। हम लोग तो कपड़े भी लाते थे राशन से। कपड़े भी लाते थे। वो उनकी तैयारी है पूरी की पूरी। आपको कुछ नहीं करना, हम राशन दे रहे हैं, और अब हमने तेल भी जोड़ दिया, दाल भी जोड़ दिया, उज्ज्वला भी है, उसमें सब है। ये देश के जो उद्योगपति हैं, 2 या 3, जो एशिया के सबसे बड़े हैं और दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में हैं, ये क्या इस सरकार को गिरने देंगे क्या? मोदी सरकार को, जिनके खिलाफ खुलेआम राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि ये कोरोना के 2 वेरिएंट हैं, अडानी अंबानी।
मैं इन चुनाव को के नतीजों को वोटों की गिनती में नहीं देख रहा हूं, और वोट शेयर में नहीं देख रहा हूं, और सीटों में नहीं देख रहा हूं, और जिलों में नहीं देख रहा हूं कि मुस्लिम बहुसंख्यक और जाट और मुस्लिम, कुछ नहीं। हम एक जो आगे का नक्शा है देश का, जो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, एक 4 PM चैनल को बंद कर दिया रात को लखनऊ में, 2 लाख सब्सक्राइबर्स उसके, संजय शर्मा के चैनल के। क्यों बंद कर दिया भाई? और पिछले ही महीनों में 2 अखबारों के यहाँ छापे पड़े थे वहां उत्तर प्रदेश, लखनऊ। हम इसमें कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? ये डिबेट, हम लोगों की डिबेट तो खैर बहुत अच्छी डिबेट है, एनके सिंह साहब और राजेश तो खैर बहुत ही अद्भुत नॉलेज के लोग हैं, पर मैं बता रहा हूं कि जो एक जनरल डिबेट का की जो धारा है, वो सीटों, जातियों और जिलों के माइंड सेट से बाहर नहीं आ रही है। और मैं उसको आज की स्थिति में, जिस तरह का पोलराइजेशन, कम्युनल नहीं है अभी, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जबरदस्त, और जिसमें एक पूरी की पूरी कौम 25 करोड़ की वो डिटरमिन्ड है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, जो जिसने बंगाल में दिखाया। एनके सिंह साहब कह रहे हैं लहर नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूं लहर है। 95% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की हिंदू है, 96% होगी। तीनों की तीनों सीटें, विधानसभा की और मंडी की लोकसभा की सीट खसक गई बीजेपी के हाथ से, ओवर कॉन्फिडेंस में। हम हिंदू हैं, तो ये जो है बंगाल का पोलराइजेशन, वहां का 70% हिंदू भी बीजेपी के साथ नहीं जाता है, 30% मुसलमान तो जाते ही नहीं है, 70% हिंदू भी नहीं जाता है। जितने 14 राज्यों में उपचुनाव हुए, बीजेपी की हालत खराब हो गई। कर्नाटक में मुंबई के खुद के इलाके की विधानसभा सीट चली गई हाथ से। एक नया पॉलिटिकल फोर्स देश में इमर्ज कर रहा है, जो स्टालिन है, ममता है, केसीआर हैं, उद्धव हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, चन्नी हैं। एक पॉलिटिकल फोर्स नेशनल लेवल पर इमर्ज कर रहा है, एक पोलराइजेशन स्टेट लेवल पर आकार ले रहा है। और पूरा का पूरा जो मामला है वो ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो आने वाले 25 साल का ब्लूप्रिंट मोदी जी बजट में देते हैं, अमृतकाल, और कहते हैं कि इस तरह पार्लियामेंट में ऐसा ही है तो फिर कांग्रेस को तो भूल जाना चाहिए कि 100 साल तक सत्ता में आएगी। आप देखिए एरोगेंस, देखिए 25 साल का अमृतकाल और कांग्रेस के लिए 100 साल का खात्मा।